सो जा रहा हूँ लाइव। Okay, hello everyone. My name is Shubham, and here we are, Judiciary Gold, with another series, another exam that is Haryana Judicial Services. राइट एंड लॉ के कुछ पार्ट जो है वो वहाँ पे डेफिनेटली आपके साथ हो चुके हैं. देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ जीके जिसमें मैं आपके साथ रहूंगा और आप मेरे साथ रहेंगे. राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, जब हमने एनालिसिस को देखने की बात की, क्या उसमें होता है, कैसा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज इस टॉपिक को लिखता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज. सो दैट अवेयरनेस पार्ट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स एंड जो भी करंट हैपनिंग्स चल रही हैं उसकी बात करता है, एंड जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है वो स्टैटिक की बात करता है. नाउ जब हमने इस सिलेबस को एनालाइज किया, देन वी रियलाइज दैट वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेट क्या कहना चाहिए 9-10 टॉपिक्स जो जिससे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में. राइट. तो 4 वीडियो की जो सीरीज होगी जी के एम आई क्यू की, वो सीधे तौर पे वो वीडियोस होंगे जो टॉपिक वाइज आपको क्या करके देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे और क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से आपको उसको अप्रोच करना है. सो आज के जो हमारा टॉपिक होगा उसमें चीजें होंगी जिसमें हेरिटेजेस वगैरह के बारे में पूछा है, अवार्ड्स के बारे में पूछा है, इंडिया या वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन कौन था, और इन्वेंशन और इन्वेंटर्स जो हैं, डिस्कवरर्स जो हैं, उनके बारे में पूछा था. तो आज का हमारा जो एम आई क्यू का पार्ट है वो इन्हीं के उसमें चलने वाला है. राइट. एंड जो मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फाइल के फॉर्म में मिल जाएगा. तो जब आपका ये लाइव खत्म हो तब उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इस पीडीएफ को शाम तक कलेक्ट कर सकते हैं. राइट. सो बिफोर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट with our today's discussion. Right, that thing started with a monument, a heritage, that is who built Machu Picchu. Right. ओके, सो देर आर 4 ऑप्शंस जिसमें आपको इनका सिविलाइजेशंस के अलग अलग जो पर्टिकुलर राजा थे उनका नाम मिलेगा. राइट. अताउल्पा, राइट, हौयाना कापापा कापाका, राइट, पाशा क्यूतेस, एंड द लास्ट वन इज विरोहाचा इनका. नाउ द थिंग इज करेक्ट आंसर इज सी. माचू पिचू विच इज लोकेटेड इन पेरू, राइट, इज वन ऑफ द 7 वंडर्स. एंड इसका जो मतलब होता है वो होता है ओल्ड माउंटेन्स. क्या होता है? ओल्ड माउंटेन. ये 16 सेंचुरी के आसपास जो पर्टिकुलर इनका सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने पेरू के माउंटेन्स पे बनाया हुआ था, ओल्ड माउंटेन स्पेस को बनाया हुआ था. तो ये आज के टाइम पे वन ऑफ द 7 वंडर्स में से एक जाना जाता है. एक थ्योरी इनके लिए ये भी है कि जब लैटिन इन्वेजन हुआ था, यूरोपियन इन्वेजन हुआ था लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में, उस टाइम पे यहाँ के लोगों ने जो इनका सिविलाइजेशन के राजा थे और लोग थे, उन्होंने अपनी पूजा पाठ और भगवान से प्रार्थना के लिए उस पर्टिकुलर सिटी को पेड़ के उसके माउंटेन के ऊपर बसाया था. राइट. तो दो दो अलग अलग कहानियां हैं. फॉर अस दैट्स क्लियर कि जो पाशा सूतेस हैं उन्होंने जो है माचू पिचू यानी ओल्ड माउंटेन सिटी जो है उसको बनाया था. राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द इंडियन माउंटेन मॉन्यूमेंट जो बहुत ही फेमस है, दैट इज ताजमहल, जो है किस मुगल एम्परर ने बनाया था? द ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, जहांगीर एंड हुमायूं. राइट. नाउ ताजमहल डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. अगर मैं बात करूं आइवरी वाइट मार्बल की, तो दिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन जो 7 वंडर्स में आता है. राइट. इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल. यस. एंड ये वाइफ थी शाहजहां की. सॉरी. And don't worry, I'm okay. It's just a common throat infection, right? The things are being critical, I know. So मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी. उनके उसमें क्या कहना चाहिए याद में बनाया गया था. और इसको बनाने में अप्रोक्सीमेट 20 इयर्स लगे. 1632 वाज द ईयर जब इसे कमीशन किया गया था. और उसके पहले मुमताज महल जो थी वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एरिया में उनको दफनाया गया था. और बाद में उनको उठा के क्या किया गया, वहां पे शिफ्ट किया गया. क्लोज टू 17 हेक्टेयर के आसपास का ये कैंपस है यमुना रिवर के किनारे पे. राइट. एंड दैट इज लोकेटेड इन आगरा.
So Taj Mahal was built by a Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal in 1632, right? And let's move on to next question. Now, we are talking about monuments. Monuments के बाद we are talking about first and last of India. राइट, ये पूछा गया, ये कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन होता है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में. राइट, सो द क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट वायसरॉय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस आर माउंट बेटन, राइट, लिंथगो, वेलिंगटन एंड राजगोपालाचारी. द करेक्ट आंसर इज राजगोपालाचारी. यस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको दो नाम से जाना जाता था. वन इज राजा जी एंड अनदर वन इज सी आर. Right. This is the last. He is the last Governor General Viceroy of India, and as well as he is the only Indian जिन्होंने इस डेजिग्नेशन को क्या किया था, लीड किया था. प्रोमिनेंट लीडर, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, बहुत ही जाना पहचाना नाम है. इनके डोंट फॉरगेट द टाइटल, राजा जी या सीआर के नाम से इन्हें बुलाया जाता था. सो ये बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में आते हैं. Okay, now here we are having an option that is Mountbatten. The Mountbatten was first viceroy of Governor General of Independent India, and उसके बाद फिर राजा गोपालाचारी जो थे वो बने थे. So don't forget that during independence it was Mountbatten, and after independence और गवर्नमेंट बनने के पहले हमारी पहले इलेक्शन में it was चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. Right. Moving on to next one. Who was the first field marshal of India? Now, एम के കരിയप्पा जो है इनका कोई नाम हर कोई जानता है, बट द थिंग इज कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सैम मानेक शॉ. किसकी बात कर रहे हैं हम? सैम मानेक शॉ या सैम बहादुर. यस, इट वाज 1971, द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकते हो आप उस टाइम पे, एंड ही इज द ओनली इंडियन जो इस डेजिग्नेशन पे पहुंचे हैं. इट वाज हिज आइडिया, इट वाज हिज स्ट्रैटेजीज जिन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया को लीड किया, जिताया. नहीं तो इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट और जो मिडिल ईस्ट सपोर्टर नेशंस थे, इंक्लूडिंग नीटो नेशंस लाइक फ्रांस, यूके एंड यूएस, ये सब इंडिया के अगेंस्ट खड़े थे. राइट, तो उस टाइम पे चाहे सोवियत रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी हो, या बांग्लादेश पे या ईस्टर्न पाकिस्तान पे सही टाइम पे अटैक करने का टाइम हो, ये सारी स्ट्रेटेजी मेकिंग और सुप्रीम वॉर अथॉरिटीज जो थी उस टाइम पे सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ के पास थी. एक फन फैक्ट बता देता हूँ, सैम मानेकशॉ की लाइफ पे एक मूवी आ रही है जल्दी ही, जिसपे आप सबके, मेरे फेवरेट भी हैं वो, विकी कौशल जो है वो लीड रोल प्ले करने वाले हैं. सो ही वॉज नोन एज सैम बहादुर. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फील्ड मार्शल. ये बहुत ही ऊंची डेजिग्नेशन होती है आर्मी में, जो सुप्रीम वॉर स्ट्रैटेजी एंड दूसरी चीजों के अचीवमेंट के बाद मिलती है. राइट, सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, और फिर इन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपनी सेवाएं जो हैं वो दी थी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. Right, who was the first Indian to won Grammy Award? Now, again, we are into the awards and prizes, right? So first जो अपने क्वेश्चन देखा वो ये है कि who was the first Indian to won Grammy Award? जब हम बात करते हैं ग्रामी की, तो this particular award is associated with the music, right? और इस तरीके के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ऑस्कर्स हैं, नोबेल हैं, या दूसरे पर्टिकुलर जो वो हैं रिनॉन्ड प्राइजेस हैं, मैन बुकर, गांधी पीस प्राइज, या एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो कंसाइंस एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड्स हैं, तो ऐसे अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वन कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता. सो आई ट्राई टू इंक्लूड फर्स्ट in India and the awards together. So the options are Pandit Ravi Shankar, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Jasraj, and Pandit Hariprasad Chaurasia. The correct answer is Pandit Ravi Shankar. Right, he's having I guess 4 Grammys, and he was the one जिनको सबसे पहले मिला हुआ था. Now, Recording Academy, right? This is the particular, this is the institution that give Grammy award in music, right? सो पंडित रविशंकर वॉज द फर्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रामी मिला था. उसके बाद फिर कई ऐसे इंडियंस आए, इंक्लूडिंग अपने ऑस्कर विनर जो ए आर रहमान है, राइट, उनके पास भी ग्रामी अवार्ड है. सो डोंट फॉरगेट दिस कि वो म्यूजिक के लिए था, और पंडित रविशंकर जो है उनको सबसे पहले मिला था. देयर वाज दिस डाउट फ्रॉम वन ऑफ द कैंडिडेट, राइट, जिसके साथ मैं डिस्कशन करके पेपर बना रहा था. इट वाज भीमसेन जोशी, बट नो, द आंसर इज पंडित रविशंकर. राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. Who was the first Raman Magsaysay award from? Who got the first Magsaysay award from India? Raman Magsaysay award.
राइट, जिनकी जिनको हम एशिया का नोबेल कहते हैं, राइट, इसकी बात हो रही है। और पूछा जा रहा है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। अमिताभ चौधरी, चिंतामन देशमुख, विनोबा भावे, मदर टेरेसा। द करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। इन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता है, आचार्य विनोबा भावे के नाम से। एंड ही वाज एसोसिएटेड विद भूदान मूवमेंट, राइट, लैंड डोनेशन या जो भूदान मूवमेंट था, राइट, उससे एसोसिएटेड थे। और इनका जो सोशल वर्क और दूसरी चीजों में जो इनका कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए ही गॉट दी रमन मैगसेसे अवार्ड, राइट, सोशल सर्विसेज के लिए। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद कई डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज थी जिनको मिला, इंक्लूडिंग लाइक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उनको मिला लास्ट ईयर। सो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहा, बट फर्स्ट इंडियन दैट वाज आचार्य विनोबा भावे। Moving on to next one, question number 7. Who was the first person to win Nobel Prize for Peace? Right. Lily Dokuman and Charles Albert Gobet. Right. J.F. Donat and Frederick Peary, William Randall Cremer, and Martha von Steiner. The correct answer is option number B. Yes, it was 1901 when Frederick Peary and J.F. Donat win the prize, Nobel Prize in Peace. Right, so they were the first one. इस तरीके के क्वेश्चन जुडिशियल सर्विसेज ऑफ हरियाणा में ये कंटिन्यू रहते हैं. So don't forget this. Moving on to next one, who was the which country won the first World Cup, football World Cup? Uruguay, Italy, West Germany, and Brazil. Right. Okay. The correct answer is Uruguay. Brazil is a well-known figure in the football. Italy is well-known figure in the football. East and West Germany were two different nations after World War II. जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, राइट। अब जर्मनी यूनाइटेड होकर खेलती है। जो 1989 बर्लिन वॉल का फॉल होना है, 1991 यूएसएसआर का कोलैप्स होना है, फिर वेस्ट टू ईस्ट जर्मनी का एक होना है। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग, राइट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वो जीतने का केस, राइट, तो दैट वाज उरुग्वे इन 1930। अभी के टाइम पे उरुग्वे की टीम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं खुद फुटबॉल फैन हूं, बट स्टिल द फर्स्ट वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर country, right? Moving on to next one. Okay, the name of the first university of the world. दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम क्या था? नालंदा, तक्षशिला, मोरक्को यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला? राइट, करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। बताने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा बोलते हैं कि 2600 ईयर्स पहले इस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो लगभग, राइट, 500 एडी तक इसका एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नहीं बल्कि कई डिफरेंट एरियाज के स्टूडेंट आके यहाँ पे उन्होंने नॉलेज वो किया हुआ है, राइट। सो तक्षशिला मार्क्स द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Yes. Moving on to next question, question number 10. Right. Cannes Film Festival is celebrated in which of the following country? England, Germany, France, and Spain. Now, Cannes को भी introduce करने की जरूरत नहीं है. Cannes is one of the film festival, international film festival, जिसमें दुनिया भर की बहुत अच्छी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, बायोग्राफीज, इन सब का जो पर्टिकुलर वो है इनॉग्रेशन और उसका जो पिक्चर वो है पिक्चराइजेशन उसमें पर्दे पे दिखाया जाता है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन फ्रांस, राइट। कई ऐसे इंडियन फिल्म मेकर्स भी हैं जो कांस फेस्टिवल के वो जूरीज में भी हैं, राइट। उनकी फिल्में भी वो होती हैं। अनुराग कश्यप हैं, शबाना आजमी हैं, अनुपम खेर हैं, नंदिता दास हैं। कई ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो कांस में एज अ जूरी और एज अ वेल established फिल्म मेकर के फॉर्म में जाने जाते हैं। Apart from this, several celebrities visit that particular festival. This is one of the most renowned film festival in the world, right? That's celebrated in France, Cannes Film Festival. Okay, moving on to this particular type of question, days. यस, जो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के मिसलिनियस वाले पार्ट में है उसमें अलग अलग डेज किसको अवेयरनेस डेज या सेलिब्रेशन डेज जो होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। बिकॉज लाइक 2-3 years बैक देयर वाज दिस क्वेश्चन कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट वाज 20th मार्च, राइट। सो इस बार मैंने इंक्लूड किया है कुछ स्पेशल दिन, राइट, जो कमिंग आने वाले उसमें होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड? 6th May, 7th May, 8th May, 9th May? द करेक्ट आंसर इज 8th May. Now, Red Cross doesn't need any particular introduction. हेनरी डोनाल्ड जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी के उसमें ये दिन मनाया जाता है। अभी अपन ने बात की थी
उसकी क्या कहते हैं नोबेल पीस प्राइज की। ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वन जिनको ये चीज मिली थी, राइट। तो ये कहानी जो है रेड क्रॉस की है, जो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस डे के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर वो है अभी रिसेंटली निकला है, सो आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ऑन विच डेट, राइट, द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड? 15, 16, 17, 18 अप्रैल, right? 15 April, 16 April, 17 April, 18 April. The correct answer is 18 April. Now, World Heritage Days की अगर बात की जाए, हेरिटेजेस की बात की जाए, तो ये दिन मनाया जाता है इस चीज के लिए कि हम अवेयर रहें अपनी जो हेरिटेजेस हैं उनको सिक्योर प्रोटेक्ट करने में, उनको प्रमोट करने में, राइट। और ये हेरिटेजेस जो है वो हमारा एंशंट या मेडिवल कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक कस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरीके से क्या होता है। सो उनको प्रोटेक्ट करने, उनको प्रमोट करने, उनको सिक्योर रखने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे चैट कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, राइट। यस, देर आर 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक है कल्चरल, एक है क्या कहना चाहिए नेचुरल, एक है सोशो नेचुरल पार्ट वाला जो है, कल्चर नेचुरल पार्ट वाला। तो मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है, राइट। ये अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से बताएं, पुराना मत बताएं। Moving on to next one, question number 13. On which date Human Rights Day is celebrated? Human Rights Day is celebrated, right, on December 10. इसमें किसी को आई गेस डाउट नहीं है, सबको पता है। दिस इज द डे व्हेन यूनाइटेड नेशन adopted the Universal Declaration of Human Right. Yes. क्योंकि आप सब वकील हो चुके हैं और जुडिशरी की सर्विस, जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स का इंट्रोडक्शन कोई मतलब बहुत ही फुद्दू सी चीज आएगी आप लोगों के लिए। बट दिस इज द डे 10th of December 48 1948 when United Nation accepted the Universal Declaration of Human Rights। और तब से लेके अब तक ये पर्टिकुलर दिन जो है 10 दिसंबर का ह्यूमन राइट्स डे के फॉर्म में मनाया जाता है, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड ऑल अदर थिंग, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, another one, another a very critical and very important one. On which day International Day of Non-Violence is celebrated? Second, third, fourth, fifth. Very easy question. When we are talking about non-violence, we are talking about गांधी जी, right? And जब हम गांधी जी की बात कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। Yes, the International Day of Non-Violence is celebrated on the birthday of Mahatma Gandhi, and it somehow it is for that promoting the non-violence and harmony between the communities and societies and countries, right? And it is on the birth date of Gandhi ji himself, right? चलें अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश करते हैं। Exchange Telegraph Corporation Limited, Excel, is the news agency of which country? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। यस, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो क्या कहते हैं उसमें पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी के बारे में बोला हुआ था, उसके बारे में बात की थी। दैट वाज डॉन करके एक न्यूज़पेपर आता है, राइट, जो पाकिस्तान हेराल्ड करके एक न्यूज एजेंसी है वो करती है। दबे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक टाइम पे जो उसका मेन न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड था, वैसे ही पाकिस्तान हेराल्ड जो है वहां के लिए एक लीडिंग न्यूज एजेंसी के उसमें था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और दूर तक। सो एक्सटेल की अगर बात की जाए तो ये इंग्लैंड जो है वहां की न्यूज एजेंसी है। एंड द लंदन स्टॉक एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, राइट, ये 1872 was the ईयर जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज और जो अदर मार्केट एरियाज थे जहाँ पे इस टाइप के बिजनेस हुआ करते थे स्टॉक के दूसरे के, इन सब के लिए उन्होंने प्रॉपर एक न्यूज एजेंसी खोली जिसमें अलग अलग तरीके से बिजनेस मार्केट की न्यूज मिल सके। तो दैट इज व्हाट टेलीग्राफ एक्सचेंज टेलीग्राफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप एक्सटेल के नाम से जानते हैं, एंड दिस इज द न्यूज एजेंसी फ्रॉम इंग्लैंड इटसेल्फ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर इनटू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरर्स। सो हु इन्वेंटेड बैलिस्टिक मिसाइल? जब हम बात करते हैं जेम्स लिंड, डब्ल्यू बी ब्रॉन, जेम्स वॉटसन एंड जोहान वलीर। The correct answer is W.V. Braun. Yes, this particular guy was a German scientist,
राइट एंड इट वाज 1944 बिफोर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था और फिर बनाई भी थी। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न वेपनरी जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें आधा पाथ जो है वो फ्यूल से वो होता है, बाकी थ्रस्ट फोर्स से सेट होता है। धीरे धीरे करके हम इन्हांस करते गए उस टेक्नोलॉजी को और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक जो सुप्रीम डिफेंस नेशन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला नेशन है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल। एंड दैट स्टार्टेड इन 1944 व्हेन डब्ल्यू बी ब्रॉन जो है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट बनाया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, राइट, वेयर डू द क्रायोजेनिक इंजन फाइंड इट्स एप्लीकेशन? वॉशिंग मशीन, फॉरेस्ट्री, फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सबमरीन प्रोपल्शन। जब हम क्रायोजेनिक्स की बात करें देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लो टेम्परेचर। Yes, I mean minus 200, minus 150 degrees, minus 230 degrees. This is very low temperature, and when something works or some kind of technology works on that particular temperature, then that is the area of cryogenics. And इसका काम सीधे तौर पे एप्लीकेशन आपको मिलता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। जो मॉडर्न रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें आप क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज करके सॉलिडिफाइड गैस फ्यूल यूज करते हैं और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट फोर्स डेवलप करता है। सो क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको आप यूज करते हो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। देर इज अनदर एप्लीकेशन जो आपको सबमरीन प्रोपल्शन में होगा बट इट इज प्रपोज, इट इज इन पाइपलाइन। बट फॉर नाउ प्रॉपर एप्लीकेशन आपको रॉकेट टेक्नोलॉजी में मिल जाता है। राइट, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। Okay. Where do nuclear explosive device tested in India? I guess this is the easiest question. I mean Bangalore, Sriharikota, पोखरण, कांचीपुरम अगर बात करूं तो पोखरण सबको पता है राजस्थान रेंज में। यहाँ पे हमारे दो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। एक 1974 का था जिसको आप बुलाते हो स्माइलिंग बुद्धा, राइट, बुद्ध बुद्ध वाला बुद्धा है ना, बुढ़ा नहीं। एक फिर 1998 का था जिसे आप बुलाते हो ऑपरेशन शक्ति। One was during the era of Indira Gandhi, that was 1974. 1998 was the during the era of Atal Bihari Vajpayee, our former prime minister. Smiling Buddha was nuclear fission test. Operation Shakti was thermonuclear test, जिसमें आपने fusion and fission दोनों बम दोनों टाइप के बम टेस्ट किए थे। And both were successful. 1998 marks the year जिसमें हम एक complete nuclear capable nation बन गए थे। Right. So moving on to next question, question number 19. With what is the name of the light combat aircraft developed by India indigenously? India में बना हुआ, right, completely India में बना हुआ light combat aircraft का नाम क्या है? तेजस, ब्रह्मोस, चेतक, अस्त्रा। So अगर मैं बात करूं तो अस्त्रा is a missile, चेतक is helicopter, ब्रह्मोस is another missile, it's a supersonic cruise missile which is fastest in the world. Tejas is the correct answer. यस, जब हम बात करते हैं तेजस की तो बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और ये जो है इंडिया में बना हुआ पहला, पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो अपने एयरफोर्स में शामिल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, राइट, जो फास्टेस्ट है और ये एक जॉइंट वेंचर है रशिया एंड इंडिया का। यस, ये रशिया और इंडिया का है जहां पे ब्रह, BRAH रिप्रेजेंट करता है इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्रा को। मोस, MOS रिप्रेजेंट करता है रशियन रिवर मॉस्कोवा को। तो दैट इज अ जॉइंट वेंचर, राइट। तेजस इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने डेवलप किया हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ज्योग्राफी या थोड़ा सा उसके टाइटल या किसको क्या बुलाते हैं वाला जो केस है ना उस पे आते हैं। सो पूछा गया है कि विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? वीनस, यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर। प्लूटो इज नो मोर प्लैनेट, इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट नाउ, राइट। तो इसका ये ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो जाता है। टॉकिंग अबाउट वीनस, यूरेनस, जुपिटर, वीनस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट अगर मैं बात करूं, right? This is the hottest planet, right? And this particular planet is सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम पे जहां पे सन होता है वहां पे दिखा करता है। तो इसको बुलाते हैं अपन मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। दिस इज सो ब्राइट दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल कंसिडर्ड इट एज अ स्टार, बट इट इज अ planet. Its brightness because its atmospheric cloud are made up of sulfuric acid. So Venus is the morning star and the evening star. Moving on to question number 21. Ganymede is a moon of which planet? The correct answer is Jupiter. Ganymede इसलिए क्योंकि Ganymede is the largest satellite, natural satellite of our solar system.
हाँ मतलब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि गैनीमेड को ही पूछा गया? गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम में हमारे इससे बड़ा सैटेलाइट नहीं है गैनीमेड से बड़ा। सो गैनीमेड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 22 की तरफ। थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाले केस में चले जाते हैं। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। द करेक्ट आंसर इज भूटान। करेक्ट आंसर इज भूटान। यस, भूटानी पीपल जो हैं वो आर्चरी को अपना क्या मानते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स मानते हैं। एंड यही सारी चीजें जो है मतलब इनका जो प्रैक्टिस और स्किल डेवलपमेंट है आर्चरी को लेके, ये सारी चीजें भूटान में सबसे ज्यादा उसमें होती हैं। भूटान इज अ वेरी यूनिक कंट्री विच इज कार्बन नेगेटिव, एंड एज वेल एज दिस वाज द फर्स्ट कंट्री जो अपना डेवलपमेंट जो है वो किस में कैलकुलेट करती है, हैप्पीनेस में। राइट, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अगर बात करूं अगले उसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की, ये अगेन अवार्ड में आ गए हैं हम वापस। विच अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सलेंस इन द स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया? स्पोर्ट्स कोचिंग के एक्सलेंस के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न इज लाइक नॉट फॉर द कोचिंग, अर्जुन अवार्ड नॉट फॉर द कोचिंग। इन सब में अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य वाज द एक्चुअली कोच, वेपन चलाने के लिए, कॉम्बैट कोच ऑफ पांडवास एंड कौरवास। राइट, सो द्रोणाचार्य अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर the excellence in sports coaching of India, right? And it's a very important award अगर मैं बात करूं तो। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, यस, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम उस पर जरा फोकस करने की कोशिश करते हैं। What is the full form of ASEAN? ASEAN stand for Association of Southeast Asian Nation. That is option number one. इसकी बात करें तो 1967 से ये एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप के फॉर्म में आया। किसके लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। किसके लिए आया? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तब से लेके अब तक, पहले 5 कंट्रीज थी, अब ऑलमोस्ट सब पूरी कंट्रीज जो है उसके उसका पार्ट है। इनका कंटिन्यूस सेशन होता है, एंड दे वर्क एंड दे कोऑर्डिनेट, दे कोऑपरेट विद ईच अदर इन द रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल इको सोशो डेवलपमेंट, राइट, ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। या इस एरिया को इंडो चाइना भी आप बुलाते हैं। करंट अफेयर्स के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इंडो चाइना भी कई बार आपको न्यूज में मिल जाता है, वेयर इंडो चाइना रिप्रेजेंट्स द कल्चर एंड द एथनिसिटी। यस, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सारे के सारे, लाओस वगैरह जो हैं, यहाँ पे आपको कल्चरल एस्पेक्ट मिलेंगे जिसमें मेजर डोमिनेंस रिलीजन्स में इस्लाम का है, क्रिश्चियनिटी का है, बुद्धिज्म, जैनिज्म का है, तो हिंदुज्म का है। तो कहीं ना कहीं कल्चर इंडियन फॉर्म में जाता है, बट एथनिसिटी इनकी जो है चाइनीज है। दैट्स वाई इस एरिया को कई बार इंडो चाइना बुलाया जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। The headquarters of Amnesty International is located in Geneva, Rome, London, Bern. Now, Amnesty International is a very important institution, right, for the watch of human right. Yes. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसे लंदन में स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में ही मिलता है। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इनकी तरफ से दिया जाता है, वो है एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड। राइट, अभी लास्ट पर्टिकुलर 2 साल पहले एक बहुत बड़ा ही इसमें एक इशू चला था। द थिंग इज की आंग सान सू की, नोबल लॉरेट, नोबल पीस लॉरेट एंड द स्टेट हेड ऑफ म्यांमार, अभी तो खैर हाउस अरेस्ट है वो, राइट, इनका जो एस्पेक्ट था रोहिंग्यास कल्चर और रोहिंग्यास के साथ जो नेगेटिविटी हुई थी म्यांमार में, तो उसके बाद फिर ये अवार्ड इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसे वापस ले लिया था। इसके पहले ये अवार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया था नेल्सन मंडेला को। सो ये काफी न्यूज में था, सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट्स अवार्ड। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, लंदन उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, आई गेस थोड़ा हार्ड है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट टू हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस? यू थैंक्ड, राइट, Dag Hammarskjöld, Trygve Lie, Kurt Wallin. द करेक्ट आंसर इसमें अगर मैं बात करूं तो दैट इज डैग हरमनकी। 1953 से 1961 के बीच में ये जो थे सेक्रेटरी जनरल थे, और इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। ही वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जिनकी ऑफिस में रहते हुए डेथ हुई थी। यहाँ पे ट्रिगविली भी लिखे हुए हैं, ही इज द ओनली वन जिन्होंने रिजाइन किया था। यस,
19 जब ये एक्चुअली ट्रिगविली जो है ये पहले भी हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, राइट। यस, ये जब 45 से 46 के बीच में जो एक्टिंग थे, फिर 46 से 52 के बीच में ही वॉज अ फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल। और 50 से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के। 51 52 53 वाज द ईयर फॉर कोरियन पेनिनसुलर वॉर। उस टाइम पे इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर 2 से निकले थे और एक बहुत लार्ज स्केल वॉर चालू हो रहा था, तो इन्होंने रिजाइन किया था। सो ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एंड द ओनली सेक्रेटरी जनरल हु रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। बट डैग हेरमैन शोल्ट जो थे वो ये थे जिन्होंने जिनका ऑफिस कार्यकाल चल रहा था और इनकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में। दैट वाज 61। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which city is known as electronic city of India? One of the easiest one, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज बेंगलुरु। हम बात कर रहे हैं किसकी? अपनी आईटी सिटी की या अपन बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली की। इंडिया का शायद सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रियल पार्क है आपको बैंगलोर में मिलता है। हैदराबाद इज अनदर पर्टिकुलर सिटी जो हाईटेक उसके लिए जानी जाती है। इसका एक नया नाम चल रहा है, दैट इज साइबराबाद। यस, ट्रेंडिंग उसमें। बट इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करेंगे, द आंसर शुड बी बेंगलुरु इटसेल्फ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड? यस, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रपुर। ऋषिकेश, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऋषिकेश की। दिस पर्टिकुलर सिटी इज नोन फॉर लाइक मोर देन 500 के आसपास, अनऑफिशियल डेटा है ये, बट जितना मैं जानता हूँ मोर देन 500 यहाँ पे आपको योगा सेंटर्स मिलेंगे ऋषिकेश में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड आई होप आप में से कई लोग विजिट भी करके आए होंगे इस पर्टिकुलर सिटी को। नाउ कम टू द बुक्स, a very, very, very important topic related to Haryana Judicial Services. The book, The Argumentative Indian, was written by whom? V.S. Naipaul, Vikram Seth, Shashi Tharoor, right? Amartya Sen. So, V.S. Naipaul, Vikram Seth, Shashi Tharoor तीनों बहुत renowned writers हैं। सबकी मतलब किताबें कहीं ना कहीं आप जानते हो। वी.एस. नायपॉल इज द वन जिनके पास नोबेल भी है लिटरेचर का, साथ साथ मैन बुकर भी है, राइट। तो ये कोई आसान पर्सनालिटी नहीं है, ये बहुत बड़े पर्सनालिटी। शशि थरूर, एमपी ऑफ Congress Party, Vikram Seth, a very famous writer. But this argumentative Indian belongs to Amartya Sen. Yes, this particular book is collection of essays and theories of Indian history and culture. और उसमें सबसे important part जो था वो पब्लिक डिबेट और जो इंटेलेक्चुअल मेथड ऑफ डिस्कशन का था। सो आर्गुमेंटेटिव इंडियन में उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से हमने अपना इंटेलेक्ट डेवलप किया था बाय डिबेटिंग, एंड किस तरीके से वो पब्लिक एंड सोशल डिबेट्स जो थी वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लीड करती थी। वेरी 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 वेल रिटन बुक इंडिया के सोशल कल्चर और सोशल हिस्ट्री पे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जब हम बात करते हैं, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, भारत रत्न है इनके पास। तो ये कोई आसान नाम नहीं है, इनकी किताब भी बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट सेशन, राइट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉफ्री चौसर, चार्ल्स डिकेंस। द करेक्ट आंसर इज जॉफ्री चौसर। नाउ दो तरीके से प्रोनाउंसिएट होता है, कुछ लोग चौशर बुलाते हैं, कुछ लोग शौशर बुलाते हैं। आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, आप वो करें, राइट। जॉफ्री चौशर वन ऑफ द अर्लीस्ट जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री को क्या किया था, एक बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंचाने का काम किया था। फ्रॉम देन दिस पर्टिकुलर पोएट इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉन मिल्टन की अगर बात की जाए तो इन्हें बुलाया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। जॉन मिल्टन इज द वन जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री का मॉडर्न वर्जन, जिसमें एक एब्सर्ड काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ये दोनों उनकी बहुत फेमस क्या कहना चाहिए किताबें हैं, पोएम्स हैं। तो वो जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री बुलाए जाते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश और इंग्लिश पोएट्री, वो जो विधा है पोएट्री की, राइट, उसको डेवलप करने, उसके इवोल्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो नाम आता है जॉफ्री चौशर का, right? So he is known as the father of English poetry. So this is it for today. In the next session, we will have some another topics and उससे related question, right? एंड हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से वो क्वेश्चंस एंड दूसरी चीजें आती हैं। शाम तक आपको इसका डिटेल्ड जो सोल्यूशन है इस पूरी शीट का 30 क्वेश्चन का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Before going, I wish you, your loved one, your family members, good health, right? सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट मैं
प्रार्थना करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि आप आपके फैमिली मेंबर्स जो है स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। एंड प्लीज घर के बाहर जब तक एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना हो तब तक ना निकलें। अगर जरूरत पड़े ही निकलने की तो डबल मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हैंड सैनिटाइजर लें, एंड आते से ही उनको सैनिटाइज करना, कपड़े धोना एंड प्रॉपर बाथ लेना ना भूलें। स्टीम लें। आई होप आप में से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है, बट तब भी स्टीम दिन में एक दो बार आप ले सकते हैं। राइट, गुनगुना पानी पिएं, अच्छा डाइट लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का मौका मिले घर में तो एक्सरसाइज करें। राइट, हेल्दी रहें, जिससे हम जल्दी से इस नेगेटिव पेंडेमिक के दौर से निकल पाए। एंड आई विश यू, योर फैमिली, योर लव्ड वन very good health. Let's catch up in the next session of GK and have some more discussion into this. Till then, have a great day ahead. मजे करें. And if you like the content, please subscribe and comment the question जिसको मैंने पूछा हुआ है. Have a great day ahead. मजे करें.